मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इसमें करीब 90,000 लोगों से बात की गई है। सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। और आइए अब शुरू करते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने का सिलसिला। सबसे पहले आंकड़े के लिए ओपिनियन पोल के सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे दीपा के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे पहले शुरुआत मिजोरम से करने जा रहे हैं और मेरी मौजूदगी है खाव पावर, ये फॉल है वाटरफॉल, और वहां पर देखिए खूबसूरती किस तरीके से मिजोरम की, इसके आसपास भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मिजोरम का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये जान लीजिए। कुल सीटें 40 यहाँ पर है और वोट शेयर किसके पास कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएनएफ के पास आप देख रहे हैं 31% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास 28% वोट प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरम पीपल मूवमेंट के पास यानी कि ZPM के पास 27% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदर के खाते में, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल सीटें 40, क्योंकि बहुत छोटा सा राज्य है मिजोरम, और यहाँ पर वोट शेयर, अब ये वोट शेयर सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ये जल्दी से बता दें। कितनी सीटें किसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए सीटें अब आएंगी सामने, और एमएनएफ के पास 13 से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के पास 10 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ZPM के पास 9 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट, इसके पास 13 से 17 सीटें। कांग्रेस पार्टी के पास सीटों में इजाफा होता हुआ 10 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, और ZPM के पास 9 से 13 सीटें जाती हुई रोमाना, और साथ ही अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें रोमाना जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा, ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। सबसे बड़े दल के तौर पर एमएनएफ जरूर उभर रहा है, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो ZPM के हाथ में आती हुई नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल के पास। मनोज्ञा, त्रिशंकु विधानसभा, बहुत कम होती है, लेकिन अगर आंकड़े ऐसा कह रहे हैं तो हमें इनको दो बात से समझना होगा कि मणिपुर का सीधा असर मिजोरम पर दिख रहा है। यानी कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से वहां पर बढ़त हुई है उसका सीधा असर, क्योंकि एमएनएफ जो है वो इस समय साथ में है बीजेपी के, और मिजो नागा नेशनल फ्रंट की खासियत यह है कि वो आंदोलन में, यानी कि मिजोरम को राज्य बनाने के आंदोलन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, जिसमें खुद सीएम पू जोरमथंगा एक बहुत बड़े, उस समय उन्होंने जो मिलिटेंट मूवमेंट को पूरा आगे बढ़ाया था। उसके बाद इस समय वो वर्तमान में सरकार में है। 40 में से करीब 26 सीटें इस समय एमएनएफ के पास हैं, लेकिन क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा है और काम की जो प्रक्रिया रही है, हाल ही में अभी मिजोरम होकर आई हूं मैं, रास्तों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की स्कीम्स के तहत बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर आपको सड़कों पर थोड़ी बेहतर सुविधाएं जरूर दिख जाएंगी, लेकिन स्थानीय लोगों में जब हमने उनसे बात की तो स्थानीय सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी और आक्रोश नजर आया, और वो कुछ आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस को इसकी सीधी बढ़त हासिल होगी? कोई बड़ा नेता कांग्रेस में लगातार मिजोरम पर जाकर या वहां पर कैंपेन करता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी की तैयारी पहले से ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि नागालैंड से MKCON के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें पूर्वोत्तर भारत का चाणक्य कहा जाता है, वो भी लगातार वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि कि अगर कांग्रेस ने इस समय 5 सीटों से ज्यादा, जो उनकी वर्तमान संख्या है, बढ़त हासिल कर ली तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। आशीष, लेकिन ये जोराम पीपल्स मूवमेंट को, ZPM को अगर फायदा इस वजह से मिल रहा है कि मणिपुर वाला मुद्दा वो बीजेपी के चलते एमएनएफ पर भारी पड़ रहा है, तो क्या कांग्रेस के साथ आकर ZPM सरकार बना सकती है? ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से क्या लॉटरी कांग्रेस की लग सकती है?
बिल्कुल लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती। और जैसा मनोज्ञा कह रही हैं कि अगर पहले उसके लिए तो कांग्रेस को अपने आंकड़े बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सेंट्रल लीडरशिप से कितने बड़े नेता मिजोरम में एक्टिवली कैंपेन करने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं जो हम अपने ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं तो वो गुंजाइश ज़रूर बन जाती है जिसकी बात आप रोमाना कर रही हैं। और कहीं ना कहीं बैक चैनल कोशिश तो ज़रूर की जाएगी कि अगर 3-4 राज्यों में पहले ही दावा ठोक रही है कांग्रेस पार्टी और मिजोरम में अगर कोई वेंटिलेटर बनता है, गुंजाइश बनता है, तो क्यों नहीं उसको कोशिश किया जाए। और मुझे लगता है कि इसका प्रयास भी राजनीतिक तौर पर जरूर किया जाएगा। हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो CSDS के पूर्व निदेशक हैं और आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में उन्हीं से जानते हैं मिजोरम को लेकर ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी MNF पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। मणिपुर वाला मुद्दा यहां पर मिजोरम के चुनाव नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस ने एक सेक्युलर अलायंस बनाया, वो भी अपने आप में बहुत कुछ हासिल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे इन आंकड़ों को? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि जो मणिपुर का जो इशू है उसका रिफ्लेक्शन मिजोरम में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो इस वक्त के जो अनुमान है उसके हिसाब से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। और उसके अगर बेहतर प्रदर्शन करने की वजह तो जरूर रही होगी कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन कांग्रेस की तरफ होगा, तब कारण हो सकता है। लेकिन रोमाना, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज के अनुमान है और आपने जैसे बताया कि लगभग ये एक महीने और 10 दिन के पुराने आंकड़े हैं, क्योंकि 1 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं जी। और अभी चुनाव में कम से कम महीने का वक्त बाकी है। चीजें बदल सकती हैं। जब चुनाव की घोषणा हुई है, इसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा होती है। और बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल यकीनन वो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि किस तरफ चीजें बदल जाएं और रुख किधर का हो जाए। दिबांग जी का रुख करते हैं। ऐसे में 4 अक्टूबर वो तारीख भी यहाँ पर मेंशन करना जरूरी हो जाता है जब MNF की तरफ से तमाम 40 की 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया था। और अब ये आंकड़े मिजोरम के, आपका आकलन दिबांग जी? देखिए, मिजोरम में मुझे लग रहा है कि जो एक बात हो रही है मणिपुर की, उसके साथ साथ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो दिल्ली से कम दिखाई देती है वो UCC की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। पूरे अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ इसको लेकर बड़ा संशय है, बड़ी चिंता है और वहाँ के जितने नेता हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी छाया आप बाकी राज्यों में भी देखेंगे, यानी आपको मध्य प्रदेश में भी इसकी छाया दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ में भी UCC पर जो बात हुई थी उसकी छाया दिखाई देगी। और अगर आप गौर करें तो पिछले दिनों में बीजेपी की तरफ से इतना ज़्यादा हल्ला, इतनी ज़्यादा बातचीत UCC पर नहीं है। तो ये चुनाव एक बहुत बड़ी रियलिटी है, एक बहुत बड़ा संशय है पूरे आदिवासी समुदाय में देश के, जो ये समझते हैं कि इनसे उनकी जो आइडेंटिटी है उस पर असर पड़ेगा। तो ओपिनियन पोल में पहले राज्य का आंकड़ा आपके सामने है। अभी 4 और राज्य जिनके आंकड़े आना बाकी है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है बीजेपी की तरफ से, 3 अलग अलग चुनावी राज्य, वहां पर उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की गई है। और इस सब के बीच मिजोरम का जो आंकड़ा है ओपिनियन पोल का, वो आप देख चुके हैं। अब बारी अगले चुनावी राज्य तेलंगाना का आंकड़ा आपको दिखाएंगे। सीधे लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर, अपनी सहयोगी दीपा के पास। तो ये देखिए आप, मेरी मौजूदगी है चार मीनार के ठीक सामने। चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शहर का खूबसूरत स्मारक है। देश दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत स्मारक को देख करके वो गदगद हो जाते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। और अब बारी है, देखिए यहाँ पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल है वो क्या कह रही है जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले वोट शेयर आपको देते हैं। देखिए कुल सीटें तेलंगाना में 119 है और किसको कितना प्रतिशत वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल सीट 119 और कांग्रेस के खाते में 39% वोट शेयर जाता हुआ आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 16% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। बीआरएस के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ और साथ ही अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो वोट फीसद है, लेकिन कन्वर्ट ये सीटों में कितना हो पाएगा इस पर नजर, और वो आप इसके बाद अब देखेंगे।
कुल सीटें 119, 39% कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 16, 38 बीआरएस और 7 अन्य। अब सीटों में ये कितना कन्वर्ट हो रहा है जल्दी से वो भी आप जान लीजिए। कांग्रेस के पास 48 से 60 सीटें जा सकती है, ये डेटा बहुत अहम है। बीजेपी के पास 5 से 11 सीटें जा सकती है तेलंगाना की, बीआरएस के पास 43 से 55 सीटें जा सकती है तेलंगाना की, और अदर के खाते में 5 से 11 सीटें तेलंगाना की जा सकती हैं। ये आंकड़ा, और इसके बाद देखिए धड़कनें और बढ़ने वाली है पार्टियों की। कांग्रेस के पास 48 से 60, बीजेपी के पास 5 से 11 आप देख रहे हैं, और बीआरएस के पास 43 से 55 सीटें, और साथ ही अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें यहां की जा सकती हैं, और कुल सीटें 119। सबसे ज्यादा फायदा देखिए 48 से 60 कांग्रेस और 43 से 55 बीआरएस। रोमाना, तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, और कांग्रेस के लिए एक और राज्य हाथ में आ सकता है। आंकड़ा यही बता रहा है, क्योंकि तेलंगाना में जो जादुई आंकड़ा है वो 60 का है, और ऐसे में कांग्रेस के खाते में 48 से 60 सीटें जा सकती हैं। टीआरएस जो है वो हैट्रिक लगाने से चूकती हुई यहां पर नजर आ रही है। 43 से 55 सीटों पर पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले बेहतर कर रही है, लेकिन डिस्टेंट थर्ड की पोजीशन पर 5 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक और राज्य आ सकता है, और वो राज्य तेलंगाना हो सकता है। खासतौर से वोट शेयर के मामले में आप देखिए कितनी बड़ी उछाल। जो कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार 28% था, इस बार बढ़कर 39%, 39% पर पहुंचता हुआ ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा बता रहा है। और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2023 में तेलंगाना में अगर आंकड़े ये रहते हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर साबित होगी। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। जहां कांग्रेस एक तरफ रोमाना दम भर रही है कि बाकी 3 जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसे में तेलंगाना वो राज्य जिसको अलग तेलंगाना क्रिएट करने के बाद सिफर हो गई थी, कांग्रेस जीरो हो गई थी, वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ऐसे में इस स्थिति में आ जाना, जहां पर कि अब ये लग रहा है, और हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं कि संभवतः सरकार बनाने की स्थिति में होगी कांग्रेस। आई थिंक इट्स म्यूजिक टू देयर ईयर्स। और आप देखिए पिछले दिनों कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वहां जाकर के बड़े बड़े कैंपेन कर रहे हैं। उनके जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उनको बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है कि उनके आने के बाद स्थिति वहां पर कांग्रेस की सुधरी है। कई लोगों को बीआरएस से कांग्रेस ने अपने अंदर शामिल भी कराया है। तो मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स ने मिल करके कहीं ये माहौल बनाया है। हाउएवर, जिस तरह से क्लोज हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स, मुझे लगता है बीआरएस को अभी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि इस तरह से ओपिनियन पोल में आंकड़े आ रहे हैं कि चौथा स्टेट भी कांग्रेस की झोली में जा सकता है। बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है जैसे तेलंगाना में सत्ता मिलने से वो बूस्टर डोज जिसका कांग्रेस को इंतजार था वो मिलने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। और इस बीच सियासी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये दक्षिण में दरवाजा खोलने की जो तैयारी तेलंगाना के जरिए बीजेपी कर रही थी, वो तो यहाँ फुस हो गई। आंकड़ा यही बता रहा है ओपिनियन पोल का, क्यों? देखिए, इन आंकड़े हैं, आपके सर्वे हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मैं तेलंगाना में काफ़ी दिनों से हूँ, वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे लगता है कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। हो सकता है कि कुछ सीटें और पार्टियों को भी जाहिर है थोड़ी बहुत सीटें मिलेंगी, लेकिन ज़मीन में हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं जो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। बिना हमारे सपोर्ट के कोई सरकार, या बिना हमारे बिना सरकार ही नहीं बन सकती वहाँ पर तेलंगाना में, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपके सर्वे में दिखा रहा है 6 से 16 सीटें, 11 या 5 से 11 सीटें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी, और हम पिछली बार के मुकाबले तो वैसे वाकई में बहुत ज्यादा आ रही हैं। पिछली बार 1 सीट मिली थी, और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है 5 से 11 पर पहुंच सकते हैं आप। तो उस लिहाज से तो वाकई में बहुत बड़ा उछाल है जो आपकी सीटों में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस बीच डॉली जी भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। डॉली जी, ये आंकड़ा तो बहुत खुश कर गया होगा कांग्रेस पार्टी को, मतलब 24 चुनाव से पहले बूस्टर डोज, इसी का इंतजार था? नमस्कार मानसी, देखिए कांग्रेस जमीन पर काम कर रही है लगातार। जिस तरीके से कांग्रेस का हर नेता रेवंत रेड्डी जी और उनकी पूरी की पूरी टीम लगातार जमीन पर मुद्दे उठाती रही, जहां भाजपा हमेशा की तरह वहां गायब है। आज न जाने किस तरीके से सरकार आने की बातें कर रहे हैं। अच्छा है, आशा पालनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जमीन पर लगातार पूरे देश में मुद्दे उठाए, और तेलंगाना में भी लगातार, चाहे किसानों की बात रही हो, चाहे युवाओं की नौकरियों की बात रही हो, चाहे महंगाई की बात रही हो, जमीन पर कांग्रेस ने लगातार मुद्दे उठाए हैं।
और उसी मेहनत का नतीजा है जो आज आप हमें बता रही हैं। और तेलंगाना के साथ साथ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबके आंकड़े दिखाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल तो ये तेलंगाना वाला आंकड़ा जो सामने आया है, ऐसे में वो जादुई बहुमत का आंकड़ा तेलंगाना में 60 का है और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 48 से 60 तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। तो बहुत मुमकिन ये कि तेलंगाना कांग्रेस की मुट्ठी में आ जाए। हम सीधे आशीष का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, लेकिन अभी तक ओपिनियन पोल का आंकड़ा तेलंगाना के लिए बता रहा है कि बीआरएस एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ रही है और इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सीधे कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारे सर्वे बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो साफ तौर पे केसीआर के सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी के रूप में उभर रही है और शायद सत्ता में भी आ जाए, कम से कम ये आंकड़े तो यही बताते हैं। हमारे साथ बीआरएस के वरिष्ठ नेता हैं कृषांक, तीसरे बार हैट्रिक की आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे आंकड़े तो बोलते हैं कि कांग्रेस शायद आपको इस बार पछाड़ दे। यहाँ पे 2014 में भी ऐसे ही कुछ बोला था, 2018 में भी कुछ ऐसे ही बोला था, बट अंतिम में रिजल्ट तो केसीआर जी को ही जिताया था लोगों ने। अभी भी आप देखिए, कांग्रेस ग्राउंड में नहीं है, दिल्ली में वहाँ पे टिकट के लिए लड़ रहे। अपने खुद के कांग्रेस के नेता पीसीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ आरोप कर रहे हैं कि वो टिकट बेच रहे हैं। हमने, केसीआर जी ने पूरे के पूरे उम्मीदवारों को अगस्त में ही हमने प्रकट कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। सितंबर भी हो गया, गणपति बप्पा मौर्या भी हो गया, अभी कांग्रेस बोल रहा है कि दसरा तक वेट करेंगे। त्योहार पे त्योहार है, अरे कांग्रेस अभी भी प्रिपरेशन नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। हमारे देखिए 16 तारीख को मैनिफेस्टो आने वाला है, भारी सभा केसीआर जी वहाँ पे मैनिफेस्टो अनाउंस करने वाले। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी ऑलरेडी हर दिन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और हमारे मंत्री हरीश राव जी कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी कैंपेन खत्म हो रहा है, कांग्रेस अभी भी फील्ड में नहीं है, कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं हुए, इलेक्शन शेड्यूल आ गया है सामने, तो कहां से आंकड़े आएंगे, कहां से? आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है जमीन पर? 119 आपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, करीब 115 को आपने रिपीट किया, जो पिछले 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे, इस बार तीसरी बार उनको मौका मिला। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखिए, मेन यहाँ पे मुद्दा है केसीआर जी की सरकार और स्कीम्स और जो हमारा डेवलपमेंट, ये नारा है। अब देखिए, कांग्रेस को यहाँ पे जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, यहाँ पे 10 साल सरकार में थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आज नया कर्नाटका का नारा ले रहे हैं। यहाँ पे कोई लीडर कुछ बोल ही नहीं सकता, कैंपेन भी नहीं कर सकता। बट अगर देखेंगे, कर्नाटका भी फेल्ड मॉडल है, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के खुद एमएलएस बोल रहे हैं कि फंड क्रंच हो गया, उनके गारंटीज फ्लॉप हो गए, तो क्यों तेलंगाना के लोग केसीआर जी का साथ छोड़ेंगे? चाहे वो पेंशन रहने दीजिए या पानी रहने दीजिए या 24 घंटे बीआरएस की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, नतीजे आने तक नेता इसी तरीके से अपनी जीत के दावे पर कायम रहते हैं। आशीष, में लौटूंगी आपके पास जल्दी से। एक क्विक रिएक्शन तमाम जो पत्रकार, एक्सपर्ट पैनल स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आपके साथ शुरुआत करती हूँ विजय त्रिवेदी जी। जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है, उसके मुताबिक हैट्रिक जीत की नहीं लगा पा रहे केसीआर, वजह आपको क्या लगती है? एक तो बड़ी वजह है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है बीआरएस को लेकर, केसीआर को लेकर, लेकिन उन्होंने साथ में सबसे ज़्यादा फ्रीबीज जो है केसीआर ने वहाँ पर किए हैं तेलंगाना में, इसलिए उनको लग रहा था कि वो सेफ हो सकते हैं। वहाँ पर तमाम तरह की योजनाएं जितनी हो सकती थी, जो हम उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सोच भी नहीं रहे, उससे ज़्यादा काम वहाँ किया गया। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस ने वहाँ पर ग्राउंड पर काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस तो पहले ही दुखी थी कि तेलंगाना बनवा कर भी उनके पास कुछ नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी ने जब जीएचएमसी का जब चुनाव हुआ था, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद से उस लड़ाई को छोड़ दिया। पार्टी अंदरूनी लड़ाई वहाँ पर कर रही है। बंडी संजय कुमार वहाँ अध्यक्ष थे, उनको हटाया, जी किशन रेड्डी को लेकर आए हैं। और कनेक्शन मुझे नहीं पता, लेकिन जफर इस्लाम साहब जो कह रहे हैं उसमें मैं एक बात समझना चाहता हूँ। आजकल दिल्ली में शराब वाला जो मामला है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। संजय सिंह जी को ईडी की पूछताछ हो रही है, सब हो रही है। कविता जी का नाम आजकल नहीं चल रहा है। ठीक है, इस पर बाद में लेंगे हम जवाब, लेकिन उससे पहले अभय जी को लेकर आते हैं यहाँ पर। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा सीधे तौर पर, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से हथियार डाल दिया, तो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना से 4 सीटें जीती थी। उसके बाद में भाजपा के पास मौका था कि वहां पर वो अपना स्थानीय स्तर पर केवल मोदी के चेहरे पे नहीं,
बल्कि विधानसभा की राजनीति में भी अपना आधार बनाया। जैसे कि अपनी विजय जी ने बताया कि वो ऐसा कर पाने में नाकाम रहे। और कांग्रेस जो कि घाटे में चली गई थी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, जब आंध्र प्रदेश संयुक्त प्रांत था तो कांग्रेस के लिए वो बड़ी जरखेज जमीन थी और उससे कांग्रेस को बहुत लाभ होता था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने वहां पर वापसी की। देखिए, 1 महीने पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि तेलंगाना में कौन जीतेगा तो मैं निसंकोच कहता कि भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना में जीतेगी। लेकिन लगातार 1 महीने से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस वहां जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है और वो भारत राष्ट्र समिति थोड़ी आगे ही दिखाई पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी न केवल तीसरे नंबर पर चली गई है बल्कि इसको डिस्टेंट थर्ड कहते हैं ना, बहुत पीछे, काफी पीछे चली गई है। शुक्ला जी, बीआरएस की तरफ से एक बड़े रणनीतिक तरीके से उसे पता था कि सत्ता विरोधी लहर होगी और उसका मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए कि पिछले 6 महीने से उन्होंने एक नया मूवमेंट तैयार किया कि तेलंगाना को हम राष्ट्रीय परिदृश्य में ले जा रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र गया था तो पुणे से लेके पंढरपुर, सोलापुर और आपके आसपास के इलाके में चंद्रशेखर राव जी के इतने बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे। वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को उन्होंने इस तरीके से, जो तेलंगाना का बॉर्डर वाला इलाका है महाराष्ट्र का, तो वो वहाँ के मतदाताओं को ये दिखाना चाह रहे थे जिससे उनका मूड चेंज हो, बिल्कुल उनकी नज़रें फिर जाए कि तेलंगाना की स्थानीय स्तर की बजाय हम ऊपर की तरफ देखें कि तेलंगाना राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा मूवमेंट तैयार कर रहा है और तेलंगाना का नाम राष्ट्रीय परिदृश्य में आ रहा है। ये प्रयास किया गया वहाँ पे, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। और जो आंकड़ा आ रहा है वो ये भी बताता है दिबांग जी कि जिस तरीके से वो कहावत नहीं है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, कि टीआरएस से आप बीआरएस बन गए और यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी जो सत्ता है वो अब हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा यही बता रहा है। ये आंकड़ा ये भी बता रहा है कि कांग्रेस अगर इतनी सीटें जीत रही है तो कांग्रेस का जो गढ़ है यानी दक्षिण तेलंगाना, जहां खम्मम, महबूबनगर और नालगोंडा जैसी जगहें आती है और बाहरी हैदराबाद, वहाँ इनका एक तरीके से गढ़ है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने उसको पार किया। देखिए, CWC की बैठक हुई थी हैदराबाद में, बड़ी रैली हुई जिसमें सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि भाई महिलाओं को 2,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और महिलाओं के लिए बस में जो सफ़र है वो फ्री में होगा। ये बगल के राज्य में हो चुका है, इस पर काफ़ी प्रसार हुआ। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, काफ़ी हल्ला हुआ इस पर, मीडिया में सबको पता चला। तो एक तरीके से ये एक नया मॉडल बन रहा है कांग्रेस के लिए, जिसमें कर्नाटक मॉडल, जिसमें आप बड़े ऐलान करो इससे और ऐलानों को तुरंत लागू करो और अगल बगल के राज्यों में अपना असर दिखाओ। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, समझने वाली बात है। दूसरा, ये जो ओबीसी वाला मुद्दा है ये भी वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ओबीसी और अगर आप दलितों को जोड़ दें तो करीब 70% वहाँ पर वोटर्स हैं इनके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर। आप देखिए, बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्सपर्ट पैनल है वो बता रहा है किस तरीके से कर्नाटक में जो कांग्रेस वाली गारंटी है वो जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी कांग्रेस को चुनावी फायदा दिलाती हुई नजर आ रही है। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं। नीरज, लेकिन तेलंगाना बीजेपी की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा करती है, नगर निगम चुनाव में बीजेपी अच्छा करती है। चुनाव से ऐन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जाता है, जी किशन रेड्डी, उनको कमान सौंपी जाती है और बावजूद इसके ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हैं वो उत्साह बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहे। नीरज, अगर 4 महीने पहले का मोमेंटम देखें तेलंगाना में तो बहुत ज़बरदस्त था। ये कहें कर्नाटक चुनाव के पहले का, वहाँ पे केंद्रीय परिषद की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं का जमावड़ा हुआ, हर जिले में 2-2 रात के लिए बड़े नेताओं को भेजा गया, लोगों का फीडबैक लिया गया। तो तेलंगाना में एक मोमेंटम खड़ा किया गया। कांग्रेस के कई पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कर्नाटक चुनाव के बाद थोड़ी सी शिथिलता आई है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप में कहीं ना कहीं जो है वो जो उत्साह था उस उत्साह में कमी आई है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि संजय बंडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष रखते थे और सरकार को घेरते थे। लेकिन उनको दिल्ली शिफ्ट करना शायद इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो आंकड़े बता रहे हैं, जो अभी हमारे पास ओपिनियन पोल आ रहा है, वो भी इसी कारण से आ रहा है क्योंकि संजय बंडी के यहाँ शिफ्ट होने के बाद से ऐसा वहाँ पे लोकल लेवल पे मैसेज गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है, जो कि जिसको काटने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया और केसीआर को घेरा। लेकिन वो मैसेज ग्राउंड में चला गया है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ सेंटर का कंप्रोमाइज हो चुका है।
जी नहीं, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं जल्दी से अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी, सैयद जफर इस्लाम का रुख करते हैं। तो सैयद जफर इस्लाम साहब, ये तेलंगाना में बीजेपी को कर्नाटक का साइड इफेक्ट के तौर पर ये स्थिति भुगतनी पड़ रही है, और गारंटी है कांग्रेस की गारंटी कर्नाटक वाली, इसी वजह से तेलंगाना में बीजेपी 5 से 11 सीटों पर सिमट रही है। नहीं, मुझे जैसा मैंने पहले कहा रोमाना जी कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, करप्शन के खिलाफ वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत दुखी हैं, बीआरएस से बहुत दुखी हैं। उनको जो बीआरएस जो है, बीआरएस और जो एएमआई में है, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं करप्शन में बहुत डीप रूटेड है, और ये एक तरह के स्लीपर सेल है करप्शन के, जो अलायंस है उसके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली पैसा भी पहुँचाने का काम करते हैं, और उनके इशारे पे वहाँ करप्शन भी किया जा रहा है, और उसमें भागीदारी भी जो है बीजेपी नहीं कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं ना तेलंगाना के लोग, सवाल तो ये है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों की पार्टियों के नंबर बहुत कम होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत आराम से वहां सरकार बनाएंगे, और बीजेपी के बिना कोई सरकार वहां नहीं बनेगी। ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप 3 दिसंबर को दिखाइएगा कि बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। डॉली जी। जी रोमाना जी, दावा सुन रही हैं आप, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। कांग्रेस की जीत का आधार आपको क्या लग रहा है तेलंगाना में क्या है? देखिए, लगातार कांग्रेस का जमीन पर काम करता है। जिस तरीके से बीआरएस फेल हुई है, जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, युवाओं को इन्होंने भत्ता देने का, भुगतान देने का वादा किया था, उस पर ये पूरी तरह विफल रहे। इन्होंने वहां ये देने की जगह फिर उनको 1 लाख के लोन के जाल में फंसाने का काम किया। ये जनता ने समझ लिया। वहां इतनी भारी बारिश के कारण जो किसानों को दिक्कत हुई, उनकी फसलें बर्बाद हुई, उस पर इस सरकार ने धोखा दिया। वहां किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, उनकी कोई परेशानी नहीं सुनी गई। लगातार भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हो रहे हैं, वो जनता तेलंगाना की समझ चुकी है, और कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को गांव-गांव ले जाने का काम किया है, और लगातार हम कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो गारंटी की इन्होंने बात करी, तो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, चाहे 500 रुपए का सिलेंडर की बात मैं करूं, चाहे 2,500 रुपया हर महीने महालक्ष्मी स्कीम में महिलाओं के लिए, और उनके लिए फ्री बस सेवा की बात करूं, चाहे मैं एग्रीकल्चरल लेबर्स को 12,000 हर साल, फार्मर्स को 15,000 हर साल, फिर 500 रुपए पैडी क्रॉप के जो लोग हैं उनका बोनस की अगर मैं बात करूं, गृह ज्योति में 200 रुपए पर यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो वही कर्नाटक मॉडल है ना। तो मतलब कुल मिलाकर ये कर्नाटक मॉडल है, जिसके चलते तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। विजय जी, कांग्रेस को भरोसा था इस कर्नाटक मॉडल में, इसी वजह से वो इंडिया गठबंधन और उसमें बीआरएस से दूरी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। बिल्कुल, कांग्रेस को लग रहा था कि कर्नाटक की जीत का बड़ा असर वहां पर पड़ेगा, और कर्नाटक के लीडर ही जो है वो इस समय तेलंगाना में सारा कैंपेन को देख रहे हैं, फंडिंग को देख रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं समझना चाहता हूं, आपके पास जफर साहब है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। तो जफर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बीआरएस के साथ जाएगी बीजेपी? ये भी कह रहे हैं कि यही सरकार बनाएगी। सरकार बनाएंगे, दूसरे में आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो क्या बीआरएस के साथ बीजेपी जाएगी? यहाँ पर ये सवाल है। नहीं, हमने कहा दोनों पार्टियां जो है, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। जमीन में जो हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, और हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट जो आप 10, 12, 7, 8 दिखा रहे हैं, पर आधार क्या है कि वो तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किस आधार पर? अगर कांग्रेस से पूछे तो वो कर्नाटक मॉडल आगे कर रही है। वो कह रही है कि दक्षिण में जिस तरीके से कर्नाटक मॉडल कांग्रेस का हिट हुआ है, वैसे ही तेलंगाना में भी वही मॉडल, और उसी के बूते पर लोग चुनेंगे तेलंगाना में कांग्रेस को। आपका क्या मॉडल है? देखिए, तेलंगाना की भी जनता देख रही है कि देश में जिस तरह से देश की सरकार है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से हमने जमीन तक स्कीम को लेकर गए हैं, और एक आम नागरिक को उसका पूरा भरपूर फायदा हुआ है। जब वहां तेलंगाना में देखते हैं कि जिस तरह का करप्शन है, पैसा कौन बना रहा है? मतलब केसीआर और केटीआर और इनकी फैमिली जो है पैसा बना रही है, उनके कुछ लोग हैं, लेकिन आम जनता तराई कर रही है, वहां परेशान है। जिसके बूते पर बीजेपी तेलंगाना में जीत का दावा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक तरीके से। नरेंद्र मोदी ये चुनाव सामने बढ़कर
लड़ रहे हैं। और अगर आप देखें एक बड़ी तस्वीर अगर आप देखना चाहें बीजेपी की तरफ से, तो जिस तरह की आलोचना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कहा गया, और ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस संबंधित कर्नाटक हिमाचल चुनाव में हार के बाद हाँ। कहा गया कि उनका करिश्मा कम हो रहा है और स्थानीय लीडर मजबूत होना चाहिए तभी बात होती है। उन्होंने सभी स्थानीय लीडरों को एक तरीके से अलग कर दिया है। वो सीधे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बात हो रही है कि सब एमएलएज को चुनाव लड़वाया जा रहा है, उसमें अमित शाह ने बहुत साफ कह दिया था। बड़ी मीटिंग चली थी राजस्थान में 27 सितंबर को। उन्होंने कहा कि हम नए लोगों को लड़ाएंगे, एमपीज को चुनाव लड़वाएंगे, पुराने लोग चुनाव अभी न लड़ें और लोगों को जितवाने का काम करें। तो एक तरीके से मोदी शाह की जो जोड़ी है वो सामने आके 2024 के बड़े चुनाव से पहले अपना दावा पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से भी चुनाव जीता जा सकता है। तो बड़ी जानकारी यहां पर हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं, एक्सपर्ट पैनल दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अगले राज्य का डेटा भी अब तैयार है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं डेटा सेंटर, जहां हमारी सहयोगी दीपा मौजूद है, उस अगले राज्य के डेटा के साथ। तो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। देखिए, 2 राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखा चुके हैं, एक मिजोरम, दूसरा तेलंगाना। और दोनों राज्यों में जो बड़ी बात सामने निकल कर आई है, दोनों ही राज्यों में आंकड़ा चौंकाने वाला सामने निकल कर आया है। दोनों ही राज्यों में एक सिमिलैरिटी ये देखने के लिए मिल रही है कि जो सत्ताधारी दल है वो सत्ता से फिसलता हुआ, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दोनों ही राज्यों में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हम जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत राकेश शुक्ला जी से करते हैं। राकेश जी, देखिए, तेलंगाना की जहाँ तक बात है तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला, स्वरूप बदला, और साथ में उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से सत्ता विरोधी लहर को काउंटर किया जाए। तो वो सारी रणनीति केसीआर की तरफ से अपनाई गई कि जिससे वो एक प्रदर्शन जो तैयार हुआ है सरकार के खिलाफ, उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन आंकड़े साफ बता रहे हैं कि उनका कोई भी रणनीतिक काम नहीं आ रही। यही बड़ी बात है ना, एंटी इनकम्बेंसी की काट बीआरएस नहीं ढूंढ पाया पे दुबे जी। देखिए, आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह रही है जहां पर कांग्रेस ने उस रवैये के खिलाफ जाकर प्रदर्शन किया है जहां पर वो क्षेत्रीय शक्तियों से एक बार पराजित होने के बाद वापसी नहीं कर पाती थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में जब एनटी रामाराव की शक्ति का उभार हुआ तो कांग्रेस ने उससे हारी भी, लेकिन कांग्रेस ने उसको हराया भी और बार बार हराया और बार बार हारी भी। तो वहां पे बराबरी की टक्कर रही। तेलंगाना में अगर वो भारत राष्ट्र समिति के मुकाबले वापसी करती है तो दरअसल वो अपनी उसी परंपरा का पालन करेगी कि वो क्षेत्रीय शक्तियों से पराजित ही नहीं होती है बल्कि उसे पराजित भी करती है। विजय जी, देखिए, नीतीश कुमार जब केसीआर से मिले थे जी, तब भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। उसकी वजह यही थी क्योंकि उन्हें पता था कि राज्य में उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है और यदि इंडिया गठबंधन में गए तो एक नया तरीके का कन्फ्यूजन पैदा होगा और कांग्रेस के साथ कन्फ्लिक्ट होगा कि वो कैसे सीटों का बंटवारा करें या नहीं करें। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को से अपनी दूरी बनाए रखी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ बीआरएस ने कांग्रेस से दूरी नहीं बनाई, बल्कि कांग्रेस ने बीआरएस से दूरी बनाई। राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तेलंगाना में तो उन्होंने भी हेड ऑन लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इनको शामिल नहीं करेंगे। वो समझ रहे थे ना कि केसीआर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, उस लड़ाई को लड़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी केसीआर के अलग होने के बाद भी, एनडीए के साथ नहीं आने के बाद भी उनके साथ सॉफ्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तेलंगाना में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत है और ये सहारा केसीआर दे सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी कांग्रेस के साथ तो नहीं हो सकती, कांग्रेस को जरूरत पड़े, बीआरएस को जरूरत पड़े तो उसके लिए वो काम कर सकती है। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-40 साल से कोशिश कर रही है, कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे, आंध्र प्रदेश के नेता रहे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जगह नहीं बना पाई। इसलिए उनको हमेशा साथ चाहिए। पहले एनटीआर थे, फिर जो लेकिन विजय जी, तेलंगाना से तो बीजेपी को उम्मीद बहुत थी ना, खासतौर से कर्नाटक के बाद अगर दक्षिण के अंदर किसी राज्य में बीजेपी उम्मीद कर रही थी तो वो तेलंगाना भी था। और ये कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखा था हमने, जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा सीट 4 लोकसभा सीट मिली थी, 4 लोकसभा। लेकिन वही बात थी कि वहां पर बंडी संजय कुमार को इसीलिए हटाया गया क्योंकि केसीआर से, मतलब ये ऑफिशियल बात है, समझौता भी हो सकता है बीआरएस में और
भाजपा के अंदर लोकसभा के चुनाव के वक्त समझौता भी हो सकता अभी है, कम से कम इसकी पहले संभावना भी है। विधानसाभा के समय तो कम से कम ये हो, और हो सकता है कि वहां पर हो जाए, ताकि विधानसभा में खुफिया समझौता है जी, संभावना है उसकी। यदि वहां पर सरकार बना लेते हैं तो सार्वजनिक ही हो जाएगा, फिर उसमें खुफिया कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब वहां पर उनको जरूरत है कि तेलंगाना में एक बार एंट्री हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझ रहे हैं, तो वो किसी न किसी रीजनल पार्टी के भरोसे एंटर कर जाती है, फिर धीरे धीरे अपने पांव वहां पसारती है और उसमें मजबूती बनाने की कोशिश करती है। लेकिन दिबांग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से विपक्ष को घेरने के लिए जिन 3 बड़े मुद्दों का जिक्र करते हैं, जिसमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और इन तीनों मुद्दों को लेकर आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को कि बीआरएस की घेराबंदी होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना जाते हैं तो वो इन तमाम मुद्दों को लेकर बीआरएस को घेरते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो एक आकलन रखा जा रहा है विजय जी की तरफ से, उसकी कितनी संभावना आपको लगती है कि साहब बीजेपी और बीआरएस साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में सत्ता के लिए हर संभावना खुली रहती है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये जो बात हो रही है 2024 की, बीजेपी की बड़ी कोशिश रही है कई सालों से, और मौजूदा जो जोड़ी है अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें ये कोशिश रही कि किसी तरह से दक्षिण की तरफ बढ़े बीजेपी। 131 सीटें हैं, 131 सीटों में केवल बीजेपी के पास 29 हैं, उसमें 25 आप जीतते हैं कर्नाटका से और 4 जीते हैं आप तेलंगाना से। कर्नाटका में अभी हाल में आपकी हार हुई, तेलंगाना में अगर आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो वो जो एक ख्वाहिश है कि अगर हम उत्तर भारत में सीटें हमारी कम हों तो दक्षिण से उसकी भरपाई हो, वो जो बड़ी कोशिश है उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लगता है। और ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा इस समय, और इसमें अगर कांग्रेस का उभार होता है, जिसने तेलंगाना राज बनाया उसके बावजूद उनको उतना फायदा नहीं मिल पाया, तो वो एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि वो बड़ी बात इस रूप में भी होगी क्योंकि आने वाले समय में 24 का चुनाव है और बूस्टर डोज ये जीत का जो कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से मिलेगा। इस बीच अब बारी आंकड़े दिखाने की है, आंकड़े दिखाने की तैयारी डेटा सेंटर से हमने की है। दीपा के पास हम आपको लेकर चलेंगे आगे, लेकिन पहले वो छत्तीसगढ़ का एक आंकड़ा आपके सामने, आइए रखते हैं अब आगे बढ़ते हुए। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ को हमने 3 अलग अलग रीजन्स में बांटा है, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़ है। मैं सबसे पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूं। दक्षिण छत्तीसगढ़ ये नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और यहां कुल 7 जिले आते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल इलाका, 12 में से 11 सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व सीटें हैं। और ये आप ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं, कुल 12 सीटें दक्षिण छत्तीसगढ़ में, जिसमें कांग्रेस को 46% वोट शेयर, बीजेपी 42% वोट शेयर, अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ का ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। अभी तो ये वोट शेयर का आंकड़ा है, सीटों के लिहाज से ये कैसे तब्दील होगा, क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए तो इन 12 में से 11 सीटें पिछली बार 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 12 में से सिर्फ 1 सीट थी जो बीजेपी के खाते में गई थी। और अब सीटों का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। 12 सीटें कुल दक्षिण छत्तीसगढ़ में, और यहां पर आप देख रहे हैं 12 में से 6 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी 2 से 6 सीटों पर काबिज हो सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर पिछली बार के मुकाबले, 2018 के मुकाबले कांग्रेस को यहां पर कुछ नुकसान होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, बीजेपी को कुछ फायदा होता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सीटों की संख्या इतनी कम है, महज 12 सीटें हैं, इसीलिए कोई ओवरऑल पिक्चर छत्तीसगढ़ की इन आंकड़ों से बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस का गढ़ रहा है यह इलाका। 2018 में तो मैंने आपको बताया ही, 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उससे पहले 2013 में भी 12 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जब यहां राज्य में सरकार बीजेपी की बनी थी। और इस बार का आंकड़ा आपके सामने है, दक्षिण छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा दक्षिण छत्तीसगढ़ का। कुल सीटें छत्तीसगढ़ में 90 और उसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ से ये 12 सीटें आती हैं। तो क्या यही मोमेंटम छत्तीसगढ़ के अन्य रीजन्स में भी कांग्रेस को मिलेगा? क्या कांग्रेस
सरकार की छत्तीसगढ़ में वापसी हो सकती है, इसकी संभावना अभी कुछ ही देर में ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने होगा। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड से। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद है। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ का पहला आंकड़ा, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, 2018 जितना बेहतर प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि अपना घर बचाने में कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी कामयाब हो रही है। ज्ञानेंद्र, रोमाना इस आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ताजा सूरत हाल छत्तीसगढ़ की क्या है इस पर मैं आपको थोड़ी सी अपडेट कर दूं और छत्तीसगढ़ के जनता को भी और देश के जो लोग एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनको भी अपडेट कर दूं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और 64, रवि 64 ही है ना, 64 उम्मीदवारों के नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। और आप यकीन मानिए हमारे सहयोगी रवि फोन पर फोन लगाए जा रहे हैं लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। निराशा और मायूसी छाई हुई है कि फिर वही पुराने चेहरे जिनको 15 साल तक हम लोगों ने यहां पर देखा, उनके नेतृत्व को समझा और अब जो है फिर वही पुराने चेहरे उतार दिए गए। तो खैर अब इंतजार करते हैं, हो सकता है डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अब आता हूं आपकी बात पर, जिस आंकड़ों पर आप जिक्र कर रही हैं कि बस्तर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले थी और अभी तो 12 की 12 सीट कांग्रेस के खाते में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार इन 5 सालों में यह दावा करती रही है कि हम पहले से बेहतर सुधार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद और अंतिम व्यक्ति यानी जो अंतिम व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर की जो नीति रही है उसके सहारे सरकार में आना चाहती है। लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं 10 सीट और इसके अलावा 6 सीट, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं, रायपुर की जनता है कि बस्तर में इस बार क्या होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है। बस्तर में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश बघेल जी ने जो नारा दिया है 75 पार का, बल्कि 75 पार होकर के हो सकता है 90 पार भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 90 सीट ही है, 90 पार कर दोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। बात ये भी होती है कि विपक्ष में क्या 14 भी बच पाएंगे, क्या भाजपा के 14 बच पाएंगे, ये वाली बात है। जो मायूसी छाई हुई है कार्यकर्ताओं में आज की स्थिति सूची जारी होने के बाद, ये हाल बयां कर रहा है कि भाजपा बहुत बेहाल है, बहुत बेहाल है, भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। एकदम सही बोल रहे हैं। जिस 15 साल के शासन को इन्होंने 15 सीट पे समेट दिया, उन्हीं लोग चले हुए कारतूस लोग को वापस टिकट दिए हैं। जनता समझ गई है कि इनकी जमीन यहाँ नहीं बची है, इसलिए वापस उन्हीं को मैदान में उतार दिए। ठीक है ज्ञानेंद्र, सबसे पहली बात तो भाजपा खुद, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। टीएस सिंहदेव सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हमने छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले वो दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका जहां के आंकड़े हमने दिखाए हैं सर, वहां पर कांग्रेस को बढ़त जरूर है, लेकिन 2018 वाला बम्पर जीत वाला आंकड़ा अभी नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। इसकी वजह आपको क्या लगती है? जी नमस्कार और धन्यवाद, आपने आपके चैनल के साथ और दर्शकों के साथ मुझे जुड़ने का मौका दिया। 12 में 12 सीट आना ये अप्रत्याशित सी स्थिति रहती है और मैं आपके ओपिनियन पोल से सहमत हूं कि 6 से 10 सीट आप दिखा रहे हैं तो ये बहुत रीजनेबल है। मेरे सोच में भी 6 सीट तो मुझे कांग्रेस के पक्ष में पक्की दिख रही हैं, बाकी 6 में हमको मेहनत करके उनमें अधिक से अधिक सीट लानी है। 6 आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अधिक से अधिक सीट उनमें भी हम लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो सर मतलब साफ तौर पर आप ये मान रहे हैं कि अब की बार 75 पार वाला जो कांग्रेस का नारा है वो चुनावी जुमला ही है? मैंने 12 में 12 के लिए भी कहा, तो उम्मीद तो आदमी रखता है। जब खेल के मैदान में उतरे हैं तो ना तो हारने के लिए उतरेंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो यही सोच के उतरेंगे। सेंचुरी बने, डबल सेंचुरी बने, हो सके ट्रिपल सेंचुरी बनाए, 5 विकेट लें, हो सके 8 विकेट लें, 10 मिल जाए तो क्या बुरा। ऐसे सोच के ही आदमी खेल के मैदान में उतरता है और चुनाव में हम उतर रहे हैं तो बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। ठीक है सर, मैं सीधे दर्शकों को लिए चलती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर अजय आलोक जी, मतलब कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये छत्तीसगढ़ वाला जो मैच है ये पंजे की मुट्ठी में है, कांग्रेस की मुट्ठी में है ये छत्तीसगढ़ का मुकाबला। द्विव स्वप्न देखने में कोई हर्ज नहीं है
और जो बस्तर वाला इलाका आप दिखा रही थी, मैं उसके एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री की सभा थी जगदलपुर में, और जबकि ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुकमा और बस्तर बंद बुलाया था, और उसके बावजूद भी 1.5 लाख से ऊपर जनता वहाँ पहुँच गई। और किस तरह से ज़मीन खिसक रही है कि आप ये देखिए कि प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि 12 में 12 जितना प्रत्याशित होता है। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि 6 तो हम लोग जीत जाएंगे, बाकी में मेहनत करनी पड़ेगी। ये उसी तरह का बयान है जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में हम हार सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो अविश्वास की कहानी ये खुद कहते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और इस बार चुनाव होने दीजिए छत्तीसगढ़ का। ये 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने 36 नंगा नाच देखा है कांग्रेस का, ये लोग कांग्रेस को नचाएंगे इस बार चुनाव में। हम तो 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये कि भूपेश बघेल का जहां पर नाम आता है वहां पर छत्तीसगढ़ियावाद से लेकर, मतलब प्रदेश की अस्मिता के मुद्दे से लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व तक, हर मुद्दे पर भूपेश बघेल जो है वो बीजेपी पर 20 साबित होते हैं। तो फिर बीजेपी की जीत का आधार दावा क्या है? आप पे मुझे आश्चर्य लगा रोमाना जी, आपने भूपेश बघेल को सॉफ्ट हिंदुत्व से कैसे जोड़ दिया? राम वनगमन पथ हो, खुलेआम उन्होंने हिंदुत्व की आलोचना की। उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके एक मिनट राम मंदिर सर्किट रमन सिंह का बनवाया हुआ है। सिर्फ बोर्ड लगवाया भूपेश बघेल ने। किसी भी रायपुर में किसी भी लोग से पूछ लीजिए, सिर्फ बोर्ड लगाने की राजनीति इन्होंने की है। उनके पिताजी ने किस तरह की बात बोली ब्राह्मणों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, खुद भूपेश बघेल ने क्या क्या कहा सनातन के बारे में, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आप उनको सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़ लिए। तो कौन से छत्तीसगढ़िया हो गए वो? उन्होंने किस छत्तीसगढ़िया का भला किया है? सारा भला तो अपना ही किया। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से अगर मैं रजत घोटाले की लिस्ट जसूजा मौजूद हैं, और रजत आपकी बात सुनकर हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। रजत के पास चलते हैं। रजत, आइए, वोट लगाने का काम किया सिर्फ 5 साल में। रोमाना जी, बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, ये आपने जो ओपिनियन पोल दिया है, ये कोई ऐसे ही नहीं दिया है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब बेरोजगारी दर था 23%। आज बेरोजगारी दर है 0.1%। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कोई अगर है किसी प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ में है। और अभी मैं डॉक्टर अजय आलोक जी को सुन रहा था, मैं उनको बहुत सीरियस और अच्छे प्रवक्ता समझता था, लेकिन उन्होंने जो ढकोसलेबाजी की है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो बस्तर के लोगों को झूठ परोसने का काम किया है, मैं उनके लिए कहता हूं कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। इसलिए कहता हूं कि जब बस्तर में हम लोगों का शासन आया था, तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोगों ने 200 स्कूलों को बंद कर दिया। हम लोग जब शासन में आए तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से उन स्कूलों को खोला और बच्चों को वापस उस प्रणाली में डाला, उनको पढ़ने के लिए जगह दी। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, और डॉक्टर नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब बस्तर में आए थे, पूरा बस्तर बंद था। और क्यों बंद था? क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके सरकार नर नागर प्लांट को प्राइवेट हाथों में देना चाहता है। बहुत दिलचस्प है ये दावे जो आप दोनों तरफ से सुन रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। और ये हाल तब है जबकि अभी छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक रीजन के ही आंकड़े मैंने दिखाए हैं। महज 12 सीटों का ये आंकड़ा अभी आपने देखा है दक्षिण छत्तीसगढ़ का। अभी उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा रीजन है, जो निर्णायक रीजन माना जाता है, वहां का आंकड़ा बाकी है। और उसी से तस्वीर साफ होगी कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री।